गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आषाढ़ का एक दिन हम पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 65 तक किया था और उसमें हम लोग ने पढ़ा था कि अनुस्वार और अनुनासिक जो कि कालिदास के अनुचर है, कालिदास के सेवक है, वो आते हैं मल्लिका के पास में और मल्लिका को सूचना देते हैं कि उनके कालिदास की पत्नी प्रियंगु मंजी जो है वो उनसे मिलना चाहती है, वो यहाँ पर आ रही है, तो उससे पहले हम उसके घर का रख रखाव करने के लिए आए हैं। और वो कोशिश भी करते हैं प्रकोष्ठ को, कुंभ को और चूल्हा को मैंने ठीक ठाक मैंने दूसरी जगह पर शिफ्ट करने के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाते क्योंकि दोनों का मत जो है मिलता नहीं है। तो अंत में फिर मातुल आता है और मातुल बताता है कि जो प्रियंगु मंजरी है, प्रियंगु मंजरी कौन है? प्रियंगु मंजरी उज्जैनी की राजकुमारी है, जहाँ पर कालिदास जो है राजकवि है और वही उसी राजकवि उसी राज्य की राजकुमारी प्रियंगु मंजरी है और प्रियंगु मंजरी और कालिदास की शादी हो गई है। ठीक है, तो जब प्रियंगु मंजरी को ये पता चलता है कि कालिदास जो है कि कालिदास की बहुत अच्छी दोस्त है मल्लिका, तो वो उससे मिलने के लिए गांव में आती है और साथ ही वो गांव में इसलिए आती है ताकि वो गांव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और कालिदास को जो जो पसंद है उस गांव में वो सभी चीज़ों का, उस तरह का वातावरण वो जो उज्जैनी में भी उपस्थित करा सके। तो एक अच्छी पत्नी होने का जो धर्म है वो प्रियंगु मंजरी निभा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग। अनुनासिक बता, देवी बाहर पहुँच गई है तो चलो अनुस्वार चलो। दोनों साथ साथ बाहर जाते हैं। मातुल भी पीछे चला जाता है और कुछ क्षण बाद प्रियंगु मंजरी को मार्ग दिखलाता वापस आता है। माने प्रियंगु मंजरी को लेकर जो है अनुस्वार और अनुनासिक जो है आते हैं मल्लिका के घर में। मातुल, वह इस सारे प्रदेश में सबसे सुशील, सबसे विनीत और सबसे भोली लड़की है। तब मातुल जो है बोलने लगता है। ठीक है, तो फिर इसके बाद में क्या है, मल्लिका अंदर से आती है। आओ 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 मल्लिका, मैं देवी से तुम्हारी ही प्रशंसा कर रहा था। तो जैसे ही प्रियंगु मंजरी वहाँ पर पहुँचती है, मल्लिका के घर में पहुँचती है, तो मातुल बोलता है कि इस गांव की सबसे अच्छी लड़की जो कौन है? मल्लिका। उसने उसकी प्रशंसा की है, उसे जो है उसे सुशील, विनीत और भोली लड़की बताया और सचमुच मल्लिका वैसी ही थी। और फिर उतने प्रियंगु मंजरी आती है और मल्लिका अंदर से आती है और मल्लिका को मातुल बोलता है और फिर मातुल जो है मल्लिका का प्रियंगु मंजरी से परिचय कराता है। प्रियंगु चाटुकारिता की हंसी हंसता है। देवी जब से आई है तुम्हारी ही संबंध में पूछ रही है, तो यही है हमारी मल्लिका, इस प्रदेश की राज सिंहासनी मल्लिका देवी के लिए कौन सा आसन निश्चित किया है? तो फिर मातुल बताता है मल्लिका को, ये हमारे उज्जैन राज की राजकुमारी है और फिर प्रियंगु मंजरी को बोलता है कि ये हमारी मल्लिका है। और फिर मातुल मल्लिका से पूछता है कि बताओ तुमने प्रियंगु मंजरी को बैठाने के लिए कौन सा स्थान चुना है अपने घर में? मल्लिका प्रियंगु मंजरी को अभिवादन करती है। प्रियंगु मंजरी मुस्कुरा कर अभिवादन की स्वीकृति देती है। तो बड़े ही प्रेम से मल्लिका जो है उसका स्वागत करती है अपने घर में और प्रियंगु मंजरी जो उसका स्वागत स्वीकार भी करती है। प्रियंगु, आर्य मातुल, अब जाकर विश्राम करें, अनुचर मेरे लौटने तक बाहर प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर मातुल को वो बोलती है प्रियंगु मंजरी कि आर्य आप जाइए, अब विश्राम कीजिए, अब मैं खुद ही मल्लिका से बात कर लूँगी और जब मेरा बात करना यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा तो अनुचर तो है, अनुस्वार और अनुनासिक तो मैं उनके साथ ही वहाँ पर घर वापस लौट आऊँगी। ठीक है, तो मातुल, परंतु आपके लिए आसन प्रियंगु उसकी चिंता ना करें, मुझे असुविधा नहीं होगी। असुविधा तो होगी, आप असुविधा को असुविधा ना माने यह दूसरी बात है और वास्तव में कुलीनता कहते इसी को है। बड़े कुल की विशेषता ही यह होती है कि। तो फिर मातुल बोलता है कि मातुल बोलता है आपके लिए आसन, तो फिर मैंने प्रियंगु मंजरी बोलती है आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पर ठीक हूँ, आप जाके विश्राम कीजिए। ठीक है, तो प्रियंगु आप विश्राम करें, मैंने पहले ही आपको बहुत थकाया है। मातुल, मुझे थकाया है आपने? फिर चाटुकारिता की हंसी हटता है। आपके कारण मैं थकूंगा? मुझे आप दिन भर पर्वत शिखर में, खाई में और खाई से पर्वत शिखर पर जाने को कहती रहे तो भी मैं नहीं थकूंगा। मातुल का शरीर लोहे का बना है, लोहे का। आत्मा छलना नहीं करता, परंतु हमारे वंश में केवल प्रतिभा ही नहीं, शारीरिक शक्ति में बहुत है। मैं पशुओं के पीछे दिन में 10-10 योजन घुमा हूँ। मैं कहता हूँ संसार में सबसे कठिन काम कोई है तो वह पशुपालन का। एक ही पशु मार्ग से भटक जाए तो फिर मातुल भी देता है, बोलता है कि नहीं नहीं, बोले मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, मैं थका हुआ नहीं हूँ, आपकी सेवा करना ही मेरा धर्म है, ऐसा बोलता है कि। और तो फिर प्रियंगु मंजरी बोलती देखिए आज भी आपके पशु भटक रहे होंगे, जाकर एक बार उन्हें
लीजिए। माने किसी भी तरह से प्रियंगु मंजी जो है मातुल को वहाँ से हटाना चाह रही थी ताकि वो मल्लिका से बात कर सके अकेले में, ठीक है। मतलब अब मैं पशु को देखता हूँ, गुप्त वंश के साथ संबंध और पशुओं की देखरेख मैंने तो अपने सब पशु क्यों पहले ही बेच दिए, और सच कहूँ तो उससे भी मुझे लाभ ही रहा, क्योंकि प्रियंगु की दृष्टि मल्लिका से मिल जाती है। वह बढ़कर मल्लिका के हाथ अपने हाथ में ले लेती है। तो मैंने मातुल जाना ही नहीं चाह रहा था वहाँ से, तो मातुल बोलता है कि कौन से पशु के पीछे जाओ, वो तो मैंने बहुत पहले ही बेच दिया है। फिर प्रियंगु मंजरी जो है मल्लिका की तरफ देखती है और फिर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लेती है। तो फिर प्रियंगु, सचमुच वैसे ही तो जैसी मैंने कल्पना की थी। मल्लिका कुछ अव्यवस्थित होकर उसे देखती रहती है। मातुल, क्योंकि अच्छा तो मुझे अनुमति दीजिए, घर में कई कुछ बिखरा पड़ा है, इस तरह की व्यवस्था करनी है। कई तरह की व्यवस्था करनी है तो अनुचर आपकी प्रतीक्षा करेंगे। फिर भी मेरे लिए कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। मल्लिका देवी के बैठने की कुछ तो व्यवस्था कर दो, नहीं ये तो ऐसे ही खड़ी रहेगी। अच्छा मैं चल रहा हूँ, कोई आदेश हो तो कहलवा दीजिएगा। तो अब मातुल देखता है कि प्रियंगु मंजरी जो है मल्लिका से बात कर रही है और मल्लिका उसकी तरफ देख रही है। तो मातुल फिर बोल रहा है कि सोचता है कि मेरा यहाँ से जाना ही उचित होगा। फिर वहाँ से वो अनुमति लेकर वहाँ से चला जाता है, ठीक है। प्रियंगु, आप चले, यहाँ के लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मातुल, अच्छा चल देता। फिर प्रियंगु मंजू बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल यहाँ पर ठीक हूँ। और फिर वहाँ से वो चल जाता है, ठीक है। तो पेज नंबर 70 तक है आपका पोर्शन में। कुछ चिंता करने की क्या आवश्यकता है, चिंता करने के लिए यहाँ मल्लिका है, अंबिका है, फिर भी कोई काम हो तो कहलवा दीजिएगा। फिर मातुल बोलता है कि यदि मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे आदेश भिजवा दीजिएगा, ठीक है। प्रियंगु, सचमुच बहुत सुंदर हो, जानती हो अपरिचित होते हुए भी तुम मुझे अपरिचित नहीं लग रही। तो फिर प्रियंगु मंजरी और मल्लिका आपस में बात करती है। प्रियंगु मंजरी मल्लिका को बोलती है कि तुम बहुत सुंदर हो और तुमसे मिलने के बाद मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ, तुम मुझे अपरिचित लग ही नहीं रही हो। मल्लिका, आप बैठ जाइए ना। नहीं, बैठना नहीं चाहती, तुम्हें और तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ। उन्होंने सब बहुत बार इस घर की और तुम्हारी चर्चा की, घर की और तुम्हारी चर्चा की है। उन दिनों मेघदूत लिख रहे थे, उन दिनों प्राय यहाँ का स्मरण किया करते थे। तो फिर वो बोलती है, बोले कि नहीं, बोले मैं तुम्हारे घर को देखना चाहती हूँ, तुम्हें देखना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मतलब कालिदास ने तुम्हारे घर के बारे में और तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। जब वो मेघदूत की रचना कर रहे थे तो वो यहीं का स्मरण करते थे। आज इस भूमि का आकर्षण ही हमें यहाँ ले आया है, अन्यथा दूसरे मार्ग से जाने से हमें अधिक सुविधा थी। तो बोल रही, तो प्रियंगु मंजरी बोल रही, वही आकर्षण, मैंने जितनी प्रशंसा सुनी है कालिदास के मुंह से इस भूमि की, उसी आकर्षण से मैं यहाँ पर आई हूँ। मल्लिका, मैं समझ नहीं पा रही हूँ किस रूप में आपका आतिथ्य करूँ। आप आसन ले तो मैं आपके लिए। तो मल्लिका बोल रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इतनी बड़ी महारानी हैं और मेरे घर में आई हैं और आप आसन नहीं ग्रहण कर रही है कि मैं आपका आतिथ्य कैसे करूं। आतिथ्य की बात मत सोचो, मैं तुम्हारे यहाँ अतिथि के रूप में नहीं आई हूँ। संभव था ये ना भी आते, परंतु मैं ही विशेष आग्रह के साथ उन्हें लाई हूँ। मैं स्वयं एक बार इस प्रदेश को देखना चाहती थी उनके अतिरिक्त। तो वो बोल रही है, मैं कालिदास तो यहाँ पर है तो उनके साथ मैं भी यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैं यहाँ पर आई हूँ, ठीक है। तो लाई हूँ, स्वयं मैं भी इस प्रदेश को देखना चाहती थी जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और भी कारण था, चाहती थी कि इस प्रदेश का कुछ वातावरण साथ ले जाऊँ। तब प्रियंगु बोलती थी कि मैं यह देखना चाहती थी कि किस वातावरण में रहे, वो इतना याद करते हैं इस गाँव को, तो मैं वैसा ही वातावरण जो है उज्जैनी में उपस्थित करना चाहती हूँ ताकि उन्हें इस गाँव की याद फिर ना आए, ठीक है। तो मल्लिका, इस प्रदेश का वातावरण, प्रियंगु मंजरी मुस्कुराकर उसे देखती है, फिर टहलती हुई झरोकों के पास चली जाती है। यहाँ से कुछ दूर तक की पर्वत शिखाएं दिखाई देती है। कितनी निर्वाज्य सुंदरता है, मुझे यहाँ आकर तुमसे स्पर्धा हो रही है। तो प्रियंगु मंजरी बोल रही है, ये गांव तो कितना सुंदर है, यहाँ पर तो ऊंची ऊंची पर्वत शिखरें दिखती है, ठीक है, और तो मुझे तुमसे ईर्ष्या होने लगी, ऐसा प्रियंगु बोलती है। मल्लिका बोली, हमारा सौभाग्य होगा कि कुछ दिन इस प्रदेश में रह जाए, यहाँ आपको असुविधा तो होगी परंतु। तो मल्लिका बोलती थी कि कुछ दिन आप यहाँ पर ठहर जाए, भले ही आपको यहाँ पर कुछ असुविधा होगी लेकिन हम पूरा कोशिश करेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो। प्रियंगु बोलती, इस सौंदर्य के सामने जीवन की सब सुविधाएं है माने बेकार है, इसे आंखों में व्याप्त करने के लिए जीवन भर का समय भी पर्याप्त नहीं है। तो प्रियंगु बोलती है कि कुछ दिन में ये पूरी जो यहाँ का जो सौंदर्य उसको मैं प्राप्ति नहीं कर सकती है, परंतु इतना अवकाश कहाँ है। कश्मीर की राजनीति इतनी अस्थिर है कि हमारा एक दिन यहाँ से दूर रहना कई समस्याओं को जन्म दे सकता है।
तो बोले मुझे तो कश्मीर ही जाना है। बोले कश्मीर का वो राजा है, कश्मीर की देखभाल मुझे और कालिदास को मिलकर करना है। तो इस पर तो और भी बड़ा उत्तरदायी थे, क्योंकि कश्मीर की स्थिति का इस समय बहुत संकटपूर्ण है। और बोले मैं ज़्यादा दिन तक कहीं ठहर नहीं सकती, क्योंकि मैं कश्मीर संभालना है, कश्मीर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। यूँ वहाँ के सौंदर्य की ही इतनी चर्चा है, परंतु हमें उसे देखने का अवकाश कहाँ होगा। तो इसलिए तुमसे श्रद्धा होती है, स्पर्धा होती है। सौंदर्य का यह सहज उपभोग हमारे लिए केवल एक सपना है, बैठ जाओ। तो बोलते हमारे लिए इस प्राकृतिक सौंदर्य में रहने का कहाँ नसीब है, हमें तो काम करना है, ठीक है। वह मेरे पास बैठो। तो मल्लिका मैं दूसरा आसन ले लेती हूँ। तो फिर प्रियंगुमन जी बैठती है और पास में मल्लिका को भी बैठने के लिए बोलती है। तो मल्लिका बोलती है मैं दूसरा आसन में बैठ जाती हूँ। लगता है यह गाँव प्रदेश में रहकर तुम्हें साहित्य से अनुराग है। किसकी रचना है ये? कालिदास की। अब वे मातृगुप्त के नाम से जानते हैं, यहाँ भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं। तो इतने में प्रियंगुमन जी की दृष्टि जो है मल्लिका जो रचनाएं पढ़ रही थी उस पर पढ़ती है। तो बोले ये किसकी रचनाएं आज तुम पढ़ रही हो? तो फिर मल्लिका बोलती है कालिदास की। तो वो बोलती है अब वो कालिदास के नाम से नहीं जानते, अब तो वो मातृगुप्त के नाम से जाने जाते हैं। मल्लिका ये प्रतियां मैंने उज्जैनी से अपने आने वाले व्यवसायियों से प्राप्त की है। तो प्रियंगुमन जी बोलती है गाँव में भी उनकी रचनाएं मिल जाती हैं, इतने दूर से ये रचनाएं यहाँ पर उपलब्ध हो जाती हैं। तो मल्लिका बोलती है कि ये प्रतियां मैंने उज्जैनी के व्यवसायियों से मंगाई, जो व्यापारी लोग यहाँ पर आते हैं उनसे ही मैंने मंगाई है। मैं समझ सकती हूँ तुम उनसे जान चुकी हो कि तुम बचपन में उनकी संगनी रही हो, उनकी रचनाओं के प्रति तुम्हारा मोह स्वाभाविक है, ठीक है। तो अभी प्रियंगुमन जी बोलती हाँ बोले मैं जानती हूँ कि तुम उनके बचपन की साथी हो, दोस्त हो, उनकी रचनाओं को पढ़ना तुम्हें पसंद है, तो स्वाभाविक है कि तुम्हें उनकी रचनाओं से मोह होगा। इस तरह से प्रियंगुमन जी जो है मल्लिका से बात करती है, जैसे कुछ सोचती ही छत की ओर देखने लगती है और फिर वो सोचती रहने लगती है, ठीक है। वे भी जब तब यहाँ के सौंदर्य जीवन की चर्चा करते हुए आत्मविस्मृत हो जाते हैं, इसलिए राजनीतिक कार्यों में कई बार उनका मन उखड़ने लगता है। फिर प्रियंगुमन जी बोलती रहती हाँ बोले वो भी इस गांव के सौंदर्य की चर्चा करते हैं और करते करते उसमें इतना खो जाते हैं कि राजनीति में उनका मन ही नहीं लगता है। अब कालिदास तो भले ही वो वहाँ का राजा बन गया कश्मीर का, लेकिन वो तो कवि था, वो सब राजनीतिक में तो उसका कोई लगाव नहीं था। ऐसे अवसरों पर उनके मन को संतुलित करने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। राजनीतिक साहित्य नहीं है, उसमें एक एक क्षण का महत्व है। तो प्रियंगुमन जी बोलती हैं कि जो राजनीतिक साहित्य नहीं है कि उसको पढ़ लिया जाए और उसका आनंद लिया जाए, उसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाए तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी से बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। साहित्य उसके जीवन का पहला चरण था, अब वे दूसरे चरण में पहुंच चुके हैं। तो पहला जो प्रियंगुमन जी बोले कि पहले वो कवि थे, अब वो कवि से एक राज्य के राजा बन गए हैं। मेरा अधिक समय इसी आयास में बीतता है कि उनका बड़ा हुआ चरण पीछे ना हट जाए। मैं हमेशा, तो प्रियंगुमन जी बोलती मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि वे एक अच्छे राजा की तरह अपने राज्य जो जिम्मेदारी उनको मिली है वो उसको संभालें। बहुत परिश्रम करना पड़ता है इसमें, तुम ऐसा नहीं समझती? मल्लिका मैं राजनीतिक जीवन के संबंध में कुछ भी नहीं जानती, क्योंकि तुम गाँव प्रदेश में ही रही हो। तो मल्लिका बोलती राजनीतिक जीवन के बारे में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रियंगुमन जी बोली हाँ बोले तुम तो ग्राम में रहती हो तो तुमको इसका ज्ञान नहीं हो सकता है। तो बैठी तो उठ खड़ी होती है। मल्लिका भी उठने लगती है तो कंधे पर हाथ रखकर वहाँ उसे बिठा देती है। बैठी रहो। निचले होठ को थोड़ा चबाती हुई टहलने लगती है। तो प्रियंगुमन जी उठ जाती है और उठ के टहलने लगती है। तो मल्लिका भी उठने लगती है, तब उसको वहीं पर वो बैठा देती है, ठीक है। तो ये था आपका आषाढ़ का एक दिन, जो कि आपका पेज नंबर 17 तक था। आपका प्री एनुअल का जो पोर्शन था वो मैंने कंप्लीट किया है। आप भी वीडियो देखिए, पढ़िए, समझिए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो मुझसे पूछिए। लेकिन पार्ट 1 पार्ट 2 को अच्छी तरह से याद रखना बहुत ज़रूरी है। एक इंसिडेंट को दूसरे इंसिडेंट से जोड़ना बहुत ज़रूरी, जो भी घटनाएँ हैं, जो भी वार्तालाप है, उनको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो पार्ट 2 का हम लोग ने प्रियंगुमन जी और मल्लिका के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वहाँ तक हम लोग ने पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए, पढ़िए, कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू।